such that this m of say x is equal to ax plus b for all x in R3, right? So this is a rigid motion where A is element of say O3 orthogonal group, 3 cross 3 orthogonal matrix. This A is 3 cross 3 orthogonal matrix, that is A transpose A is equal to identity. And this B is element of R3, right? And now suppose this gamma tilde is M compose gamma, right? तो इसको कुछ रोटेशन किया, कुछ ट्रांसलेशन किया और आपको एक कर्व यहाँ मिल गया गामा टिल्डा. Gamma tilde is a curve which is obtained by rigid motion of this curve gamma. So this is your image of the gamma and this is the image of the gamma tilde. So you have to show that the curvature of this gamma is same as the curvature of this gamma tilde at corresponding points, and similarly for the torsion of this gamma is same as the torsion of this gamma tilde. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम था. तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? कर्वेचर का डेफिनेशन क्या हमने दिया था? व्हाट इज कर्वेचर? सो the curvature is actually curvature at some point is actually defined as the norm of gamma double dot t. यही तो बताया था ना, एक R3 में किसी कर्व के लिए तो कर्वेचर जो है वो एक्सीलरेशन का नॉर्म होता है, एक्सीलरेशन का नॉर्म होता है सम पॉइंट t, राइट? तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई कर्व के लिए गामा कर्व लगा दीजिए. कर्वेचर दिस गामा एट द पॉइंट t इज gamma double dot t and its norm. Okay. So you have to show that the curvature of gamma tilde at the corresponding point, this is also is equal to the curvature of gamma. Now curvature of gamma tilde is the norm of gamma tilde double dot at the point P. अगर आप ये दिखा दें कि हाँ ये दोनों सेम है करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, तो आप कह सकते हैं कि रिजिड मोशन से जो कर्व मिलेगा उसका कर्वेचर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम होगा. नाउ व्हाट इज गामा टिल्डा डबल डॉट? तो व्हाट इज गामा टिल्डा डॉट? फर्स्ट सबसे पहले ये डॉट निकालें, फिर इसका डेरिवेटिव निकालें और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. तो व्हाट इज गामा डॉट? गामा टिल्डा डॉट, एक्चुअली गामा का अगर आप डेफिनेशन यहाँ देखें तो दिस इज सिंपली ax प्लस बी, राइट? तो गामा टिल्डा आपका है, गामा टिल्डा इज m composed with gamma, right? M composed with gamma, that is m of gamma t. So you have to show that this is d by dt of gamma tilde t, but gamma tilde t is m of gamma t, right? But m of gamma t, d by dt, this m of gamma t is nothing but a of gamma t and plus this constant vector b. Is it okay? Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ तक. Now what is its derivative? अब ये देखिए, ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये कांस्टेंट वेक्टर है. इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. दो वेक्टर का सम जब करेंगे तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. एंड व्हाट इज दिस? इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और गामा टी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी? आप लोगों ने एनालिसिस में पढ़ा है इस तरह का कि अगर ए जो है एक R3 से R3 मैप है तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? हाउ यू डिफरेंशिएट इट? सर सर किसी को ज्वाइन करना है। बताइए। ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गामा टी एक वेक्टर है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? This is simply the derivative of this A. ध्यान दीजिए, ए को आप चाहे मैट्रिक्स ट्रीट करें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीट करें, जब इसका डेरिवेटिव की बात आएगी तो डेरिवेटिव ऑफ ए, राइट? या आप चाहें तो चेन रूल इसको कह लीजिए कि आई जस्ट अप्लाई द चेन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ ए, दिस अप्लाइड ऑन डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट इज गामा डॉट टी। Is it okay? ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? आप लोग बताएं इस पे। ए एक मैट्रिक्स है या ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोज गामा टी इज जस्ट डेरिवेटिव ऑफ ए ऑपरेट्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ गामा टी. But derivative of gamma t is gamma dot t. Now what is derivative of A? आपको याद होगा कि अगर A एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव क्या होता है? A ही हो जाएगा सर। A ही हो जाएगा, वेरी गुड। तो दिस इज जस्ट A ऑफ गामा डॉट टी, राइट? नाउ व्हाट इज इट्स नॉर्म? अब इसका नॉर्म आप लीजिए, तो नॉर्म ऑफ, या आप चाहें तो इनर प्रोडक्ट इनफैक्ट ले सकते हैं सबसे पहले। सो नॉर्म गामा टिल्डा डॉट टी स्क्वायर, दिस इज सिंपली इनर प्रोडक्ट गामा टिल्डा डॉट टी एंड गामा टिल्डा डॉट टी इनर प्रोडक्ट, एंड दिस इज सेम एज दिस ए ऑफ गामा डॉट टी एंड ए गामा डॉट टी. बट यू नो दिस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैप. ए ऑर्थोगोनल मैप है, इसका मतलब क्या हुआ? ए वी ए डब्ल्यू इज सेम एज इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू, राइट? ए एक ऑर्थोगोनल मैप है, इसका मतलब ये हुआ कि इनर प्रोडक्ट प्रिजर्विंग मैप है. ए इज ऑर्थोगोनल मीन्स ए इज इनर प्रोडक्ट प्रिजर्विंग. सो ए वी ए डब्ल्यू, दिस इज सेम एज इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू. ये आप लोग लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैप है, इट मीन्स इट मस्ट बी इनर प्रोडक्ट प्रिजर्विंग, must be inner product preserving, and therefore a gamma dot t is simply gamma dot t inner product gamma dot t, and that is gamma dot t square. So gamma dot t square, right? So therefore gamma tilde dot t is same as the norm of gamma dot t, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रख देंगे तो गामा टिल्डा डॉट टी का नॉर्म जो है वो एग्जैक्टली वही है जो गामा दिस अभी तो केवल हमने गामा टिल्डा के लिए निकाला, अभी तो सेकंड डेरिवेटिव का निकालना है. तो इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं. तो इन सिमिलर वे दिस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ ए ऑपरेट्स ऑन, यहाँ पे हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना था तो आप सेकंड डेरिवेटिव के लिए यही काम कर लीजिए. तो सिमिलरली दिस गामा टिल्डा डबल डॉट टी दिस इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप वही काम करिए. तो डेरिवेटिव ऑफ ए, आप चाहें तो कैपिटल डी लगाइए जो मैट्रिक्स डेरिवेटिव के लिए,
So derivative of A, this applied on gamma double dot T. But derivative of A is again A, so this A gamma double dot T, right? And therefore again, because A is an orthogonal map, the inner product अब जैसे यहाँ पे हमने गामा डॉट के लिए किया है, उसी तरह से आप गामा डबल डॉट के लिए कर सकते हैं. यही काम आप गामा डबल डॉट के लिए कर लिए. Gamma double dot T square, gamma double dot T, gamma double dot T, and this is A gamma double dot, A gamma double dot, and therefore gamma double dot T norm square is gamma double dot T, gamma double dot T, and therefore the norm of gamma double dot T, gamma tilde double dot T, same as the norm of gamma double dot T, and therefore the curvature of the gamma tilde is same as the curvature of gamma T at the corresponding point. Is it okay to everybody? Yes, sir. या तो बिल्कुल आप टॉर्शन का भी फार्मूला लिखें और ये डेरिवेटिव. लेकिन आप लोग ध्यान दें, जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, कब कहाँ किसको अप्लाई करना है उसको आपको समझना पड़ेगा. उसको आप हर चीज को सोचे कि किताब में दिया होगा उसी को हम कॉपी करके लिख लेंगे. इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं. बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि किताब में, अब हमने अगर ये आपको एक्सरसाइज दे दिया अगर एग्जाम में, तो मैं मान के चलूंगा कि ये सब सवाल अब लगे ढूंढने की नहीं साहब, तो प्रेसली की किताब में नहीं दिया गया है ये. तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव जानते हैं. लेकिन अब ये है कि कहाँ किसको अप्लाई करना है ये आपको खुद सोचना है. नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. अब ये लोअर क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है कि जो किताब में दिया होगा वही हम कॉपी करके लिख लेंगे. अनफॉर्चुनेट है कि ये कोरोना सिचुएशन में ये सब चीजें चल रही हैं. लेकिन अब ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमको कहाँ अप्लाई करना है. ये चीजें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, तो इसको हम कैसे अप्लाई करें. तो अब जो हमारा मेन टारगेट है वो अभी तो हमने देखा कि अगर गामा और गामा टिल्डा अगर ये रिजिड मोशन से रिलेटेड हैं तो इनके कर्वेचर और टॉर्शन सेम होंगे. एग्जैक्टली इसी तरह टॉर्शन के फार्मूला को अप्लाई करिए और उसको भी डेरिवेटिव और इनर प्रोडक्ट और ये सब चीजों को अप्लाई करके आप दिखा सकते हैं कि जैसे कर्वेचर दोनों के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम है, उसी तरह टॉर्शन भी करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम होंगे. अब इसका कन्वर्स सोचें कि अगर दो ऐसे कर्व हैं जिनके कर्वेचर और टॉर्शन सेम है, मतलब ये कर्व है गामा और ये कर्व है गामा टिल्डा और करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे उनके कर्वेचर और टॉर्शन सेम है. गामा टिल्डा इज एग्जैक्टली इक्वल टू m times m कंपोज विद गामा. तो यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम. ये एक फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट है कि अगर दो कर्व गामा और गामा टिल्डा इस तरह से हैं कि उनके कर्वेचर और टॉर्शन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम है, तो वो दोनों निश्चित रूप से एक रिजिड मोशन से रिलेटेड होंगे. पार्ट इसका है कि यदि कर्वेचर और टॉर्शन ये दो फंक्शंस यदि आपको दिए गए हों तो आपको एक कर्व ऐसा मिल जाएगा गामा जिसके हर पॉइंट पे कर्वेचर आपका दिया गया फंक्शन k हो और टॉर्शन दिया गया फंक्शन टाउ. So this is the complete formulation of fundamental theorem. Okay, so let us state it. The theorem. Let gamma and gamma tilde be two unit speed curves, be two unit speed curves in R3 with same curvature and torsion. Maybe you call this curvature as K and torsion as tau, right? For all S. For all S. Satisfying
this k of s is strictly positive. ध्यान देंगे, this k of s, this should be always positive. Right? Then मतलब अगर दो ऐसे कर्व हैं जिनके हर पॉइंट पे कर्वेचर और टॉर्शन सेम है, तो एक ऐसा रिजिड मोशन आपको मिलेगा such that you can obtain this second curve from the first via that rigid motion. Then there is a rigid motion. Then there is a rigid motion M of R3 such that this gamma tilde is equal to M of gamma S for all S. This gamma tilde S. Right? And further the second part, ये तो फर्स्ट पार्ट रहा कि अगर दो ऐसे कर्व हैं जिनका कर्वेचर टॉर्शन सेम है तो वो रिजिड मोशन से रिलेटेड होंगे, और दूसरा ये है कि इफ k एंड tau be two smooth functions, with this condition k is positive everywhere, then there is a unit speed curve. Gamma in R3 whose curvature is kappa and torsion is tau. Right? तो फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है यदि गामा और गामा टिल्डा दो ऐसे कर्व हैं जिनके हर पॉइंट पे कर्वेचर और टॉर्शन सेम है, तो वो दोनों एक रिजिड मोशन से रिलेटेड होंगे। और दूसरा ये है कि अगर कर्वेचर और टॉर्शन दो स्मूथ फंक्शंस दिए गए हों इस प्रकार कि पहला फंक्शन हमेशा हर पॉइंट पे पॉजिटिव हो, तो एक ऐसा कर्व आपको मिलेगा जिसका कर्वेचर जो है वो दिया गया फंक्शन k है और जिसका टॉर्शन जो है वो दिया गया फंक्शन टाउ। इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि फॉर गिवन फंक्शंस k एंड टाउ, फॉर गिवन स्मूथ फंक्शंस k एंड टाउ with k positive, there exists unique curve up to rigid motion of the R3. So this is the fundamental theorem of, इसको कहते हैं fundamental theorem of space curve. This is the fundamental theorem of space curve. स्पेस कर्व का ये फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर कर्वेचर और टॉर्शन ये दो स्मूथ फंक्शंस आपको दे दिए जाएं, जहां पे कर्वेचर ये हमेशा हर पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करे, ये कर्वेचर जो है वो हर पॉइंट पे पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऐसा है तो एक यूनिक कर्व आपको मिलेगा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ k बी पॉजिटिव एंड टाउ बी टू स्मूथ फंक्शंस, then there exists unique curve gamma whose curvature at gamma curvature of this gamma is your given function k, and torsion of this gamma is given function tau. So this is in short you can state your theorem. Okay, so let us prove it. Yeah. तो फर्स्ट पार्ट ये है कि गामा और गामा टिल्डा दो कर्व दिए गए हैं। हमने अभी देखा पिछले स्लाइड में जिसमें दो कर्व रिजिड मोशन से रिलेटेड हैं, तो उनका कर्वेचर आपने देखा सेम होगा, और टॉर्शन मैंने बताया कि आप उसी तरह दिखा सकते हैं कि वो भी सेम होगा। यहाँ दूसरा कन्वर्स पार्ट है कि अगर गामा गामा टिल्डा ये दो ऐसे कर्व्स हैं जिनके कर्वेचर टॉर्शन सेम हो, तो यू हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए रिजिड मोशन, राइट। So suppose T, N and B be the
टेंजेंट वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर एंड बाई नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कर्व गामा। एक कोई कर्व आपका मान लीजिए गामा है और ये कोई कर्व आपका मान लीजिए है गामा टिल्डा। ये आपका कर्व गामा है और ये है गामा टिल्डा, और इसके किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि ये टेंजेंट वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है और ये बाई नॉर्मल वेक्टर है, राइट। So suppose this is tangent vector, this is normal vector, and this is binormal vector. Suppose for here also this is tangent vector, this is normal vector, this is, so this T, N and B, and here T tilde, N tilde and B tilde. So suppose T and B be the Frenet's frame for this curve gamma. T and B, this is the Frenet frame for this gamma, and this T tilde, N tilde, B tilde, this is the Frenet frame for, this is frame for gamma tilde, right? Okay. Now suppose suppose this function, the given function, in fact, the two curves are suppose defined on the same interval, say alpha beta, right? Say alpha beta. Because you have to see at the corresponding points, curvature and torsion should be same. So therefore, the interval must be same. Interval must be same for both the curves, right? So suppose S0 be a fixed point in this interval, right? And for this corresponding point S0, here is your point gamma S0, and similarly you can think of this tangent normal binormal, that is T at S0, N at S0, B at S0, and similarly here T tilde S0, N tilde S0, B tilde. जब यहाँ पे S0 नहीं लिखे तब तक एक तरह समझिए कि ये मूविंग फ्रेम है, और जब आप इसको एक पैरामीटर वैल्यू दे देंगे, S0 दे देंगे, तो T at S0, N at S0, B at S0 is a single frame at the point S0, at the point gamma S0, right? ये जो gamma S0 है, gamma S0 पे, इस पॉइंट पे एक ये फ्रेम हो जाएगा, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? तो T S0, N S0, B S0. Similarly here T tilde S0, N tilde S0 and B tilde S0. अब ये देखें, ये दोनों ही जो है, दोनों ही ये मूविंग, ये दोनों ही जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे गामा टिल्डा S0 और गामा S0 पे ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं. These are 3 mutually perpendicular unit vectors at the point gamma S0 and gamma tilde S0, right? इसको आप चाहें तो T S0 कर लीजिए, इसको N S0 कर लीजिए, इसको B S0. So this T S0, N S0, B S0 is a triad. Triad means is the collection of 3 mutually perpendicular unit vectors at the point gamma S0. And similarly, this is also this T tilde S0, B tilde S0, and N tilde S0. This is 3 mutually perpendicular unit vectors at the point gamma tilde S0. This is gamma tilde S0, right? अब यदि आप चाहें एक ट्रांसलेशन अप्लाई कर दें तो ये गामा S0 को एक सिंपल ट्रांसलेशन करके गामा टिल्डा S0 पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, आप पहुंच गए यहाँ पे. अब दोनों का पॉइंट सेम होगा. यू जस्ट अप्लाई ए ट्रांसलेशन फ्रॉम दिस फ्रेम टू दिस फ्रेम. So after applying translation, you get this origin of the two frames now should be same. So we translate the first frame in such a way that the origin of the first frame, that is gamma S0, it coincides with the origin of the second frame, that is gamma tilde S0, right? अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, ये कोई जरूरी नहीं कि T S0 भी यही वेक्टर हो सकता है. T S0 यहाँ हो जाए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं. मान लीजिए कि जब आपने ट्रांसलेट किया तो ये आपका T S0 हो गया, ये आपका, ये मान लीजिए आपका T S0 हो गया. T S0 मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द रिजिड मोशन, T S0. इसी तरह से ये आपका N S0 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे एक आपका
BS0 हो गया, right? After applying this translation, now you reach at the point gamma tilde S0, but with different tangent, normal and binormal vectors, right? Okay. अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर 3 म्यूचुअली perpendicular vectors दिए गए हैं in 2 pairs, in a pair, one is TNS, another is T tilde, N tilde, B tilde, दोनों ही जो है वो पेयर ऑफ कह सकते हैं कि ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक आपको रोटेशन ऐसा मिलेगा, you must get a rotation in R3 such that this T tilde, when you just rotate by that particular rotation, that is an element of, rotation means an element of O3, you must get an element of O3, and not only element of O3, in fact element of SO3, right? So there exists an element A in SO3, special orthogonal group, that is, so this SO3, that is A is an orthogonal matrix and determinant of A is equal to 1 plus 1, not minus 1. So there exists an element A in SO3 such that when you apply A to the tangent vector TS0, you reach as T tilde, A of NS0 is N tilde, and A of BS0 is B tilde. So in this way, after applying the combination of 2 rigid motion, this rotation A and the translation say B, you reached at the point gamma tilde S0 with the corresponding tangent, normal and binormal coincide with the original tangent, normal and binormal of the first curve. Is it okay? अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक रिजिड मोशन ऐसा, अभी देखिए अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे ऐसा होने वाला है, हम केवल इस एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट पे यहाँ फ्रेम दिया गया है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ फ्रेम दिया गया है, हमने इसको सिंपली पहले ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ हम पहुंच गए, फिर हमने आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ले लीजिए और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स ले लीजिए कि मतलब वो तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और आपको एक निश्चित रूप से एक ऐसा रोटेशन मिलेगा, SO3 का एलिमेंट मिलेगा, सच दैट आप जो है जो TSB है वो T tilde N tilde B tilde से कोइंसाइड कर जाएगा। अब हमारा क्लेम ये है कि अब इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि अप टू दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस rigid motion, that is this rotation and translation, you reach at the point and its initial tangent, normal and binormal vectors are same. अब हम ये देखेंगे कि केवल एक पॉइंट पे सेम नहीं होगा। अगर एक बार एक पॉइंट पे सेम हो गया तो हर पॉइंट पे, जैसे आप वही ट्रांसलेशन और वही रोटेशन आप अगर इस कर्व के हर पॉइंट पे लगाइएगा तो आप केवल एक पॉइंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो हर पॉइंट के लिए ऐसा होने जा रहा है कि इस दूसरे पॉइंट पे, अगर मान लीजिए यहाँ S0 की जगह पे S1 अगर आप ले लीजिए, यहाँ पे S1 के करेस्पॉन्डिंग गामा टिल्डा S1 ले लीजिए, तो ना केवल गामा S0 गामा टिल्डा S0 पे पहुंचेगा, बल्कि ये गामा S1 गामा टिल्डा S1 पे पहुंचेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टेंजेंट नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर होंगे वो यहाँ के टेंजेंट नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल से कोइंसाइड करेंगे, एंड देन आल्सो यू कैन से दैट देयर कर्वेचर एंड टॉर्शन विल बी सेम. ओके, सॉरी, कर्वेचर और टॉर्शन तो दिया ही गया है, कर्वेचर और टॉर्शन दिया ही गया है, बस केवल आपको ये देखना था कि वो केवल एक पॉइंट पे नहीं, वो बल्कि कर्व के हर पॉइंट पे वो एक दूसरे से कोइंसाइड करने जा रहा है. तो यस, इट विल कोइंसाइड एंड द करेस्पॉन्डिंग टेंजेंट नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल वेक्टर्स आर आल्सो कोइंसाइड विद दिस टेंजेंट नॉर्मल बाइनॉर्मल ऑफ दिस गामा टिल्डा. ओके, ये तो दिया ही गया है कि कर्वेचर और टॉर्शन दोनों के सेम है, ये तो दिया ही गया है कि कर्वेचर और टॉर्शन दोनों कर्व के गामा के और गामा टिल्डा के सेम है. हमको ये देखना है कि केवल एक रिजिड मोशन आप एक पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली एक पॉइंट होने जा रहा है.
हम केवल एक पॉइंट को ऐसा करेंगे, एक पॉइंट पकड़ लिया, इसका टेंजेंट नॉर्मल, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल निकाला, और फिर हमने दूसरे पॉइंट का भी निकाला, फिर हमने एक बार इसको लेके हमने कुछ ट्रांसलेट किया, वहां पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद कुछ रोटेशन हमने अप्लाई किया और टेंजेंट को टेंजेंट से मिला दिया, नॉर्मल को नॉर्मल से, बाई नॉर्मल को बाई नॉर्मल। और उसके बाद आपने देखा कि वो एक पॉइंट पे तो आपने किया काम, लेकिन वो हर जगह आप मैच करने जा रहा है, उस कर्व के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट नॉर्मल बाई नॉर्मल जो है मैच करने जा रहा है। सो लेट अस सी हाउ इट हैपन। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, और वो ये है, तो इनिशियली हमने क्या किया है, या तो इसमें आपके बुक में भी लिखा गया है, आप 2 लाइन ये चीज लिख सकते हैं कि हम इस तरह से जब ट्रांसलेशन और रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये चीजें सेम हो जाए, गामा S0 एक फिक्स पॉइंट पे जो है वो गामा टिल्डा S0 के इक्वल हो जाए, और TS0 जो है वो T टिल्डा S0 के इक्वल हो जाए, NS0 जो है वो N टिल्डा S0 के इक्वल हो जाए, और BS0 जो है वो B टिल्डा S0 के इक्वल हो जाए। सो विद दिस अप्लाइंग रिजिड मोशन आई गेट जस्ट दिस रिजल्ट। इसके अलावा कुछ हमें अभी नहीं पता है, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि इतना तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस यू कैन डू वेरी इजीली, बट नाउ आई एम गोइंग टू शो दैट at each point this gamma S is going to be equal to gamma tilde S, TS is going to be equal to T tilde S for arbitrary S। केवल एक पॉइंट के लिए आप मैच कराइए और पूरे कर्व के लिए वो मैच करने जा रहा है। तो इसके लिए हम देखिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, and that function is AS। So define this function AS, which is the inner product of T tilde T plus B tilde B and plus N tilde N। ये हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये T tilde का मतलब है T tilde S डॉट TS, B tilde S डॉट BS, N tilde S डॉट NS। ओके, एंड यू सी एट इनिशियल लेवल दिस AS0 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो TS0 चूंकि TS के इक्वल है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। सो दिस इज 1। Similarly, this BS0 is equal to B, so +1 +1. So initially it is equal to 3, right? Now also, you know the inner product of two vectors, T tilde dot T, this is always less than equal to 1. Why? इन दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा या तो 1 होगा या उससे छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? कोई बताएगा इसको? किसी भी परिस्थिति में इसका इनर प्रोडक्ट 1 से अधिक नहीं हो सकता है। T tilde और T का इनर प्रोडक्ट अधिकतम 1 ही होगा। आप लोगों में सब लोग जुड़े हैं या सब लोग छोड़ दिए? हाँ, जुड़े तो दिख रहे हैं सभी लोग। कौन बताएगा? संजना कुमारी, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग म्यूट करके आप लोग बैठे हो या छोड़ दिए हो? सर यूनिट वेक्टर है तो या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 तक ही होगा ना। नहीं, दैट्स आई एम आस्किंग दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आप इंश्योर करिए कि 1 से छोटा ही होगा। एंड व्हाई? बिकॉज आपने सही बताया, बताइए। बिकॉज T इज यूनिट वेक्टर। तो फिर यूनिट वेक्टर हो गया तो क्या होगा फिर? सर अगर दोनों सेम हो जाएगा तो 0 होगा और डिफरेंट रहेगा तो 1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है मैक्सिमम। हाँ,
हाँ, तो क्यों फिर लेस देन 1 होगा? T और और इसमें किसी रिजिड मोशन की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको बस एक छोटा सा लॉजिक बता देना है। यस, दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं तो ये एक से कम ही होगा। इनफैक्ट ये टी टिल्डा टी को भूल जाइए, कोई भी ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, जिनका अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका जो इनर प्रोडक्ट तो एक से छोटा ही होगा कभी भी। कैसे? ऊपर वाला भूल जाइए, नया क्वेश्चन। इफ magnitude of A is 1, magnitude of B, that is these two are unit vectors, then their inner product always less than equal to 1. बताया। आप लोग लग रहा है इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन ही पास हुए हैं क्या? सर कोसाइन एंगल बिटवीन देम ऐसा कुछ। जैसे इसका सर अगर हम लेते हैं a डॉट b होता है, जैसे ये टी टिल्डा करते हैं b cos थीटा, जैसे टी टिल्डा cos थीटा। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था, यही मैं तब से आप लोगों को सुनना चाहता कि कोई तो बताए कि a डॉट b क्या होता है, या केवल बस आप लोग चीजें बोल रहे हैं। उसका लॉजिकल बैकग्राउंड, जब भी आप देखिए मैथमेटिक्स में कोई चीज लिखा गया है ना, किताबों में कुछ भी लिख दिया गया है, ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया गया तो होगा। कुछ चीजें ऐसी मैथमेटिकली दिखाना होगा। हमने दिखाया कि हाँ देखिए साहब इसका कर्वेचर है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल आर्गुमेंट देने होंगे। किताब में लिख दिया गया इसलिए कि किताब वाले को तो लगता है कि आप लोग इंटरमीडिएट बीएससी में बढ़िया से पढ़ाई किए, तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखने में जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे नहीं जरा पूछ लिया जाए। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ टी टिल्डा मॉडुलस ऑफ टी इनटू कॉस एन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन चूंकि मॉडुलस ऑफ टी टिल्डा इज इक्वल टू टी टिल्डा डॉट, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ टी टिल्डा modulus of t and cosine of angle between the two vectors, say theta. So this is equal to 1, this is equal to 1, so this is simply cos theta. तो इस निश्चित रूप से एक से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। तो हम चलिए नेगेटिव पार्ट नहीं कर रहे हैं, बट पॉजिटिव में तो निश्चित है कि एक से छोटा ही होगा। So therefore this must be 10. And similarly for b and n, similarly for b, ये भी वेक्टर्स हैं, तो अब को सोचने की जरूरत नहीं है कि वो रिजिड मोशन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं है। यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, डॉट प्रोडक्ट 1 से। सो सिमिलरली फॉर दिस n डॉट n टिल्डा लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर इन जनरल, देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो इसकी वैल्यू 3 है, बट इन जनरल 3 हो जाएगी। ठीक है, ये t टिल्डा t लेस देन इक्वल टू 1 है, and is equal if and only if t is equal to t tilde. इक्वल टू 1 तभी होगा जब cos थीटा की 1 होगी, और वो तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब, so therefore and this equality holds
इफ एंड ओनली इफ टी टिल्डा इज इक्वल, दोनों यूनिट वेक्टर सेम हो जाएं। इन सिमिलरली फॉर हियर that n tilde is equal to 1 if and only if n tilde is equal to n, b is equal to 1 if and only if b is equal to b tilde, and therefore this equality holds, जब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा हर s के लिए, for each if and only if t is equal to t tilde, n is equal to n tilde and b is equal to b tilde, right? Inner product t dot b tilde dot b and plus b tilde b dot. Similarly, plus n tilde dot n and plus n tilde and n dot. लेकिन ये दिया हुआ है कि इन दोनों कर्व के कर्वेचर और टॉर्शन हर पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ ने फार्मूला आप पहले कर्व के लिए आप लिखिए तो क्या होगा, t डॉट इज इक्वल टू k टाइम्स n डॉट इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t प्लस टाउ टाइम्स b, and b dot is equal to minus tau times n. And a similar formula you can also write for the second curve, that is this t tilde dot is equal to, यहाँ भी देखिए कर्वेचर सेम है इसलिए कर्वेचर वही रहेगा, n tilde dot is equal to minus k times t tilde plus tau times b tilde, and b tilde dot is equal to minus tau times n tilde. Now you just substitute the values of these derivative from these 6 formula. इन 6 फार्मूले से इनकी वैल्यू आप रखिए तो क्या होगा, t tilde dot is k n tilde, so this is k times, और चूंकि ये इनर प्रोडक्ट है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, k बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा n tilde t। ये देखिए t tilde, तो t tilde मीन्स t डॉट मीन्स k टाइम्स n, तो प्लस अगेन k एंड t tilde n प्लस अगेन हियर अप्लाई b tilde dot, तो b tilde dot is minus tau times n tilde b and minus tau times b tilde and n. Similarly here plus n tilde dot, तो ये हो जाएगा माइनस k, तो माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस k टाइम्स एंड t tilde n, और चूंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो इसमें भी आप टाउ को बाहर कर सकते हैं, तो प्लस टाउ टाइम्स एंड b tilde n माइनस, फिर यहाँ पे n डॉट की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा माइनस k टाइम्स n tilde t एंड प्लस टाउ टाइम्स n tilde एंड b, ये माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखिए k t tilde n, मे बी आई यूज डिफरेंट कलर, या t tilde n, तो इससे ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए टाउ b tilde n
एंड टाउ बी टिल्डा एन, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए k टाइम्स n टिल्डा t एंड k टाइम्स n टिल्डा t, ये इससे कैंसिल हो गया। और टाउ n टिल्डा b एंड टाउ n टिल्डा b, इससे ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली इट टर्न्स आउट टू बी 0 एंड देयरफॉर dA by ds is equal to 0 and therefore A is constant, and therefore A is constant. A is constant means the value of A at S0 is same as the value of A at different point, and therefore this AS is equal to 3. AS is equal to 3. तो हर पॉइंट पे, उस इंटरवल के हर पॉइंट पे A की वैल्यू 3 है, और A की वैल्यू 3 तभी होगी क्योंकि आप देखें इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो A की वैल्यू 3 तभी हो सकती है जब इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, और इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब t इज इक्वल टू टी टिल्डा, b इज इक्वल टू बी टिल्डा, n इज इक्वल टू n टिल्डा। इसका मतलब ये हुआ कि as इज इक्वल टू 3 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ दिस t इज इक्वल टू टी टिल्डा, b इज इक्वल टू b टिल्डा एंड n इज इक्वल टू n टिल्डा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सही है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। आप लोग रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या समझने में? क्योंकि जब मैं बोलूं तो आप लोग रेडी रहिए हाँ या नहीं बोलने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं तो फिर हमें लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो दिक्कत होगी हमें जो है। तो फिलहाल यहाँ से हम अब क्लोज करने जा रहे हैं क्योंकि समय हो गया है, इसको नेक्स्ट टर्न पे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, एंड देयरफॉर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों कर्व के टेंजेंट वेक्टर, बाइनॉर्मल वेक्टर और प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर हर पॉइंट पे सेम है, राइट? तो अब इसके बाद का प्रूफ हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे, सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक यू।